राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के मूलाधार वाले पेपर में सेक्शन सी के अंतर्गत कई विचारधाराएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। पिछली वीडियो में मैंने लोकतांत्रिक समाजवाद पर विस्तार से विचार विमर्श किया और आज की वीडियो में मित्रों हम मार्क्सवाद पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मार्क्सवाद को समझने से पहले हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को जानना चाहेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रीव्स नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उनके भावी ससुर और उदार विचारक वेस्टफेलन के घर पर हुई। कार्ल मार्क्स बहुत ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। पीड़ित वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वो बोन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन अगले ही वर्ष उन्होंने कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया और इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आए, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मित्रों, डॉक्टर कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया। इस प्रकार उन्होंने समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से बाहर निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, वरन समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उनके द्वारा विश्व के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए मात्र बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, इन शब्दों में श्रमिक वर्ग की क्रांति का उन्होंने आह्वान किया। उनके द्वारा श्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया। इस दृष्टि से 1864 में उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस प्रकार उन्होंने विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तन करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी पूरे संसार को बताया। प्रोफेसर C.M. जोड़ कहते हैं कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसके कार्यों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उन्होंने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया, वरन वह उन स्थितियों का भी विस्तृत वर्णन करते हैं जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों,
विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्रोफेसर लास्की कहते हैं उनके बारे में, किसी भी पहलू से हम उन्हें देखें तो कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास का स्वयं एक युग है। उनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया तथा उन्होंने उसे एक आंदोलन बना दिया और उनके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन तथा गति प्रदान की गई। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के इस सूक्ष्म परिचय के पश्चात महान विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा को उसके प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। मार्क्सवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें प्रथम रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के द्वारा जितने भी प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या अथवा आर्थिक नियतिवाद है। इसके अलावा उन्हें वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया, मुख्य रूप से ये चार सिद्धांत कार्ल मार्क्स की पहचान है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का जो विश्लेषण किया और उसके भविष्य के संबंध में जो उन्होंने धारणा दी, यह भी महत्वपूर्ण है। राज्य और शासन संबंधी उनकी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म, राष्ट्र के संबंध में उनकी धारणा, सभी कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की गिनती में आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सर्वप्रथम हम कार्ल मार्क्स का जो प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इस पर विचार विमर्श करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है और उनके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं का समाधान करता है। यह हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है, द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है, उसको हीगल से ग्रहण किया। हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई, और हीगल इसके तीन अंग बताता है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल की यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है। मार्क्स कहता है हीगल का जो वाद है वो समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर विरोध हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़े समय बाद यही वाद असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिवाद के रूप में हमें दिखाई देता है, खड़ा होता है, और ये निषेधात्मक स्थितिवाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और प्रतिवादों के संयोग से संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक की प्रक्रिया को मार्क्स और उसके अनुयायियों ने एक गेहूं के पौधे के दृष्टांत से हमें समझाया है। गेहूं का एक दाना लीजिए, ये दाना बाद है, और जब इसे हम भूमि में बो देते हैं तो उसके उपरांत इसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये गल का नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बन जाता है। ये पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। और तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना है और इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूख कर नष्ट होना। ये तीसरी दशा संवाद है, जिसे हम विपरिणाम के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में
इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पूंजीवादी या व्यक्तिवादी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्थावाद है, जिसमें यह असंगति रहती है कि समाज संपत्तिशाली व सर्वहारा लोगों के दो वर्गों में बढ़ जाता है। इसकी असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की वह अवस्था आती है जिसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप की वह अवस्था जिसमें साम्यवादी अवस्था कहा जा सकता है तथा जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक संपत्ति की व्यवस्था हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। खुद मार्क्स कहते हैं, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है अपितु उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक तर्क को अपने सिर के बल खड़ा पाया, परंतु मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में प्रमुख अंतर है कि हीगल एक आदर्शवादी था और वह विश्व आत्मा या सूक्ष्म तत्व आत्म तत्व को समाज का नियामक कारण मानता है। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्व आत्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक दैवीय आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु कार्ल मार्क्स ने हीगल के इस विश्व आत्मा के सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता को स्वीकारा, क्योंकि वह केवल प्रत्यक्ष सत्य और वास्तविक ज्ञान में विश्वास रखते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं के बराबर है, परंतु इसके विपरीत भौतिक पदार्थ, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो हड्डी मांस हो आदि, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, हमारे लिए वो सर्वथा सत्य है। इस कारण हमें निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मृग मरीचा को अपने दर्शन का आधार कैसे बना सकते हैं? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रगति आदि आत्मा के विकास अर्थात उससे उत्पन्न है, लेकिन परंतु मार्क्स के मतानुसार जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, वे उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हीगल के विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थों को विचारों का प्रतिबिंब माना है और मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानते हैं। उनका विचार है कि पदार्थ ही विचारों के स्रोत है। मार्क्स कहते हैं कि मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। विद्यार्थियों, मित्रों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इस सिद्धांत पर चर्चा के पश्चात इसमें जो हमें विशेषता दिखाई देती है उनको जानने का प्रयास करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, परंतु एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर संबंध और एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक रूप से नहीं समझा जा सकता। वस्तु को समझने के लिए हमें वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को भी समझना होगा। द्वितीय, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर
सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती है तथा पुरानी चीजें नष्ट होती रहती है। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। मित्रों, विद्यार्थियों, तीसरा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हमें लक्षण दिखाई देता है, विशेषता दिखाई देती है, वह यह है कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वस्तुएं सरलता से अपने गुण की दिशा में आगे नहीं बढ़ती रहती, वरन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत उनका रूपांतरण भी होता है। समय समय पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने पुराने गुण को छोड़कर अपने नवीन गुणों को धारण करते हैं। मित्रों, इसके अलावा वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। इसके अलावा वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर ही देते हैं वो, और उनके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को संपूर्ण विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार कार्ल मार्क्स भौतिक जगत के द्वारा, भौतिक पदार्थों के द्वारा इस संपूर्ण समाज को अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। अगली वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के द्वितीय सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।